क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है अपनी क्लासेस के अंदर, हिस्ट्री को ना बाहर जाके नहीं ढूंढना, हिस्ट्री को अपने आसपास ढूंढना। बस अपने आप चुंबक की तरह खींचते चले आएंगे। और वो है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। जाहिर सी बात है कि हम सभी के सभी एक राष्ट्र के निवासी हैं जिसका नाम भारत है, और हम सभी के सभी अगर कहें तो राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जो भी कुछ कहें, हम अपने देश को प्यार करते हैं। लेकिन किसी चीज को प्यार करना और किसी चीज को समझना तो अलग अलग चीजें हैं। अब प्यार का जो संदर्भ है ना, वो यही होता है कि कभी कभी तो सामान्य तौर पर जो प्रेम संबंध होते हैं, उन प्रेम संबंधों में लड़के खास तौर पर क्या कहते हैं ना कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को समझ नहीं रहे। अरे भाई, हमको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तो ठीक है, इसका मतलब है कि वो हमको नहीं चाहती, लेकिन किसी और को चाहेगी तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका मतलब है कि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। किसी और को चाहेगी तो चाहने दो, और तुम कौन होते हो बताने वाले? ये जो प्रेम संबंध की बुनियाद है ना, वो समझना है, एक दूसरे को समझना। जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो कहोगे सर ने ये वाली कहानी सुनाई थी इस गाने के साथ में, ये बड़ी काम आई। क्या आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर क्या होगा? बेहतर ढंग से रिश्ता चलेगा। तो हम देश को प्यार करते हैं लेकिन देश को समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते तो कई बार इसी तरीके का देशभक्ति जो है सामने आ जाती है। पता ही नहीं होता क्रिकेट का मैच हो रहा है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, उसके बाद सारे काम जो है गलत करते चले जाएंगे। ठीक है, चलो, तो क्या हुआ? देश को अब हम समझने जा रहे हैं। यहां जिस कहानी से हम लोग अभी तक गुजरे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी क्या है कि 1857 हमने अभी कुछ समय पहले देखा, और 1857 में हमने एक और चीज देखी कि यहां 1857 में लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे हैं अपने अपने राज्यों के लिए। अगर हम राजाओं की बात करें, कोई झांसी का राज्य चाहता है, कोई किसी साम्राज्य का पेशवा होना चाहता है, कोई किसी साम्राज्य का बादशाह हो जाना चाहता है। जमींदार जो करीब 2% हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया, वो इसलिए लड़ रहे हैं कि अंग्रेजों ने बहुत टैक्स बढ़ा दिया है या उनकी जमीनें जब्त हो गई हैं, है ना। किसान सबसे पहले काम क्या कर रहे हैं कि सूदखोर से, महाजन से जो कर्जा लिया वही कागज फूंक दे रहे हैं कि हमारा कर्जा ही खत्म हो जाए। जो श्रमिक है वो व्यापारियों को लूट ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हर कोई अपने वर्गीय हित के लिए लड़ रहा है, अपने वर्ग के लिए लड़ रहा है, अपने हित के लिए लड़ रहा है, और राष्ट्रवाद की वहां भावना का हमें अभाव दिखाई देता है। तो अगर हम टाइम लाइन पर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो हमें क्या दिखता है कि 1857 में राष्ट्रवाद का अभाव है। ठीक है, राष्ट्रवाद का अभाव, यही तो दिखाई दे रहा था। और जब राष्ट्रवाद के हम अभाव की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा कि एक चीज हुई कि निजी स्वार्थ है, एक चीज हो गई कि लोग निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी चीज क्या हो गई कि लोग जो है वर्गीय हित के लिए लड़ रहे हैं। ये बात आपको समझ में आई गई थी? निजी स्वार्थ है और या वर्गीय हित है। दूसरी बात जो हम लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आई, जिसको हम अलग तरीके से कह सकते हैं, वो क्या है? वो है कि ये जो लोग इस क्रांति में हिस्सा ले रहे हैं, उसका जो नेतृत्व है वो क्या चाहता है? राजतंत्र की वापसी चाहता है। ये तो चाहते हैं ना, जब राजा बन जाए तो यानी हम राजतंत्र के समर्थक हुए तो राजा बनना है। और दूसरी चीज क्या है कि राजतंत्र के साथ साथ वो पूरी तरह से हिंसा आधारित है। हिंसा आधारित से मतलब क्या है? युद्ध, उठाई तलवार, अंग्रेजों के का जो है, अब हम अंग्रेजों को भारत में नहीं रहने देंगे, और लड़ने लग गए, कुछ नहीं पता। ये जो चीज है यही अभी आगे बढ़ेगी। तो हम क्या देखते हैं, तो दूसरा पड़ाव जहां पर हम पहुंचे थे वो क्या था? वो था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और हमने ये भी देखा कि इसका नेतृत्व किसके हाथ में है? इसका नेतृत्व एकदम अलग लोगों के हाथ में है, और वो लोग कौन है? वो है शिक्षित भारतीय। ठीक है, शिक्षित भारतीय। ये भी हमें पता है कि शिक्षित भारतीयों ने 1857, ठीक है, की लड़ाई में तटस्थता बनाए रखी, उसमें वो शामिल नहीं हुए। ठीक है, नहीं हुए। तो शिक्षित भारतीयों के हाथ में नेतृत्व है। ये जो शिक्षित भारतीय हैं ये क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे जो इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका सामने आ रही है, वो क्या कर रहे हैं? जो है राष्ट्रीय संपर्क स्थापित कर रहे हैं। राष्ट्रीय संपर्क हमने कैसे देखा? बंगाल से शुरू हुआ, ठीक है, समाज सुधार का आंदोलन, राजा राम मोहन राय एवं अन्य, और वही ब्रह्म समाज जाकर के महाराष्ट्र को प्रभावित कर देता है। ठीक है, महाराष्ट्र को प्रभावित कर देता है। भारत में पहले भी ऐसे हो रहा था कि विचार के स्तर पर पूरा देश एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहा है, लेकिन यह खास बात है कि यहां पर एक राष्ट्रीय संपर्क स्थापित होता चला जा रहा है। तीसरी जो चीज है वो क्या है कि पश्चिमी विचार, और ये जो पश्चिमी विचारों का प्रभाव है ये बड़ी महत्वपूर्ण यहां पर भूमिका निभा रहा है। ठीक है, इस बैकग्राउंड को समझ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है, इसको टाइमलाइन बना लेना। इस टाइमलाइन में हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये धारा इसके समानांतर भी चल रही है। राजा राम मोहन राय, ठीक है, कुछ हद तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह जब काम कर रहे हैं तो 1857 नहीं हुआ है। तो ये दो समानांतर धाराएं चल रही थी, और वो समानांतर धाराओं में ये राजतंत्र की जो समर्थक धारा थी या पुरानी व्यवस्था की जो समर्थक धारा थी, वो ये लड़ाई हार गई। ठीक है ना, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी। दूसरी जो धारा चल रही है, ये नए नए पढ़े लिखे लोग हैं,
और एक राष्ट्रीय संपर्क भी स्थापित कर रहे हैं, और इनके ऊपर पश्चिमी विचारों का प्रभाव है। और जब ये पश्चिमी विचारों का प्रभाव है तो वो विचार क्या है, इससे उलट है। यहां राजतंत्र नहीं है, यहां पर आ रहा है लोकतंत्र। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर हिंसा है, लेकिन यहां पर अहिंसा नहीं कहेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि शिक्षित जो है तौर तरीके कि प्रार्थना पत्र, याचिका, संगठन का निर्माण, सभा, समिति, ये सब बनना शुरू हो जाएंगे। यानी अंग्रेजों के लिए सीधे तौर पर तलवार उठाकर उनसे लड़ना ये विकल्प नहीं है, अब विकल्प कुछ और है। ठीक है ना। नागरिक शासन का विचार दिए थे, लेकिन वो कभी पल्लवित नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले बहुत कम समय बीता, ज्ञानेश की जो है दयानंद सरस्वती को मार दिया गया। ठीक। तो ये लोकतंत्र, लेकिन यहां पर क्या है, लोकतंत्र के तरीके आ रहे हैं जो अहिंसात्मक हैं अपनी तरीके से। क्या, प्रार्थना पत्र, याचिका और ब्रिटिश सहयोग प्राप्त करने का प्रयास। अब यहां से चीजें बदल गई। हमने कल आपको कहा था कि ये जो पुराना वाला हमारा पूरा का पूरा खेल था 1857 का, ये यहीं पे हो गया खत्म। आपको पता है सारा नेतृत्व या तो निर्वासित हो गया, कुछ को फांसी दे दी गई, और कुछ लोगों को क्या हुआ कि उनकी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को वो लोग प्राप्त हो गए। तो नेतृत्व पूरी तरीके से खत्म हो गया। बहादुर शाह जफर रंगून में नहीं रहे। ठीक है, उनकी वहां मृत्यु हो गई, तो वो नेतृत्व खत्म हो गया। तो इसने क्या किया, एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। यहां से नए नेतृत्व का उभार हो जाता है, और यही उभार आगे चल करके क्या करेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण कर देगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मुख्य परीक्षा के अंदर एक प्रश्न अगर इस तरह से फ्रेम किया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक सुधार की धारा का विकास था, तो आप कहोगे हाँ हमें पता है, हमने इस डायमेंशन पर सोच लिया है। ठीक है ना, सोच लिया। तो यहां पर क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक विकास हो रहा है। तो क्या हुआ, नया नेतृत्व उभरा, और उसी के साथ साथ क्या हुआ, इस नेतृत्व को हम कह सकते हैं बौद्धिक नेतृत्व का उदय। यानी बुद्धिजीवी अब हमारे यहां आ गए। ऐसे बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे हैं, जो जान रहे हैं कि दुनिया के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा है, ये बुद्धिजीवी अब इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा का चूंकि विकास हो चुका है, इसलिए एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर होती है, भारतीय मध्य वर्ग का विकास हो रहा है। भारत में एक मध्य वर्ग तैयार हो रहा है जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है। और ये लोग कोई ऐसे लोग नहीं है कि कहीं राजा हैं, कहीं रजवाड़े हैं, किसी के पास पावर है, पावरलेस है। पावर को धीरे धीरे अपनी पढ़ाई का उपयोग जो है करते हुए वो जो है प्रभुत्व बना रहे हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल पापा, भारतीय राजनीति में भी ये बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। कैसे आएगा, एक एक सारे आयामों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां से क्या हो गया, जब ये लोकतंत्र, प्रार्थना पत्र, याचिका वगैरह शुरू हो गई, तो एक तरह से हम देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यहां पर भी हो जाता है, और वो क्या है कि संवैधानिक लोकतंत्र का विचार आ जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण। ये क्या हुआ, ये है संवैधानिक लोकतंत्र का विचार, कि भाई हम संवैधानिक तौर तरीके से काम करेंगे। संवैधानिक लोकतंत्र का विचार क्या होता है, संवैधानिक लोकतंत्र? ऐसे तुम लोग समझो तो यार बड़ा कठिन शब्द है संवैधानिक लोकतंत्र। अरे संविधान और लोकतंत्र, हमने आखिरकार यही तो किया। अभी सब आएगा बेटा सिद्धार्थ, नरमपंथी, गरमपंथी, सारे कैरेक्टर सभी इसमें आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन यहां पर, जिसको कहते हैं ना मील का पत्थर बन गया, कि संवैधानिक लोकतंत्र का विचार। और यही संवैधानिक लोकतंत्र का जो विचार है बेटा, वही तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी विचार है। आजादी मिलते हमने क्या किया, पहला काम तो हमने यही किया कि हमने भारत में एक संविधान का निर्माण कर लिया, और यह प्रतिज्ञा ले ली अपने संविधान से कि भारत विल बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, भारत एक क्या होगा, लोकतांत्रिक राज्य होगा। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये तो अपनी भूमिका, ये हमारा अपना प्रयास है, लेकिन ये मैसेज कैसे कन्वे हुआ देश भर में, जिस चीज ने बहुत तेजी से किसी विचार के प्रसार को संभव बनाया, हम लोगों ने देखा था क्या, जब आपको हमने समझाया भी था। क्या था ये कि पत्र पत्रिका, ठीक है, समाचार पत्र छप रहे हैं, पत्रिकाएं छप रही हैं, पर्चे बांटे जा रहे हैं। कितना बढ़िया तरीका है। हम लोग भी क्या करते थे अपने स्टूडेंट डेज में कि ऐसे जाकर के कोई पर्चा बनवा लिया, और हम 8-10 लोग यूनिवर्सिटी में खड़े हो गए, हर आने जाने वाले को एक पर्चा देते जा रहे हैं। साइक्लो स्टाइल करवा लिया, 2000 पर्चे, 3000 पर्चे। एक विचार जो हम कुछ लोगों के दिमाग में था, उसने हमने जो है उसको 2000 पर्चों में 2000 लोगों तक पहुंचा दिया। ये क्या होता है, विचार का प्रचार प्रसार हो रहा है। और उसके लिए क्या हुआ, समाचार पत्र और पत्रिकाओं की जो भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर हमें दिखाई देती है। ठीक है ना। और हमने जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था, ये क्या है, ये प्रिंट कैपिटलिज्म है। हमने एक मिसाल भी दी थी, गोस्वामी तुलसीदास जो हैं वो रामचरितमानस लिख रहे हैं, उनके शिष्य उसको याद कर रहे हैं और पांडुलिपियां बना रहे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स बना रहे हैं हाथ से लिखकर। कितनी बना देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, जो नए पूंजीपति हैं, क्योंकि छापाखाना तो आ ही गया ना,
जब छापाखाना आ गया तो हम लोग देखेंगे छापेखाने का विकास और बहुत सारी चीजें आगे देखेंगे। लेकिन जब छापाखाना आ गया तो क्या हुआ कि एक ही विचार को धाड़ से आपने किताब में प्रकाशित किया और वो बिक गई। अखबार रोज निकल रहे हैं, लोगों की अखबार पढ़ने की आदत बन रही है। तीन दुनिया की खबर 1857 में किसी को पता ही नहीं है यूरोप में क्या चल रहा है। ठीक है, शेरो शायरी कर रहे हैं, यहाँ का अपना जो है आसपास बातचीत कर रहे हैं। जब हम लोग क्षेत्रीय राज्यों का उदय पढ़ रहे थे तो याद करो कि केरला का एक राजा था जो अंग्रेजी अखबार पढ़ता था, अंग्रेजी बोलता था, है ना, राम वर्मा। और टीपू सुल्तान ऐसा व्यक्ति था जो यूरोप पर भी नजर रखे हुए था। इसके अलावा किसी को कोई अंदाजा था ही नहीं। तो पत्र पत्रिकाओं की यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमें दिखाई दे रही। अब तीन चीजें ऐसी हो गई। ये तो हो गया हमारा भारतीय पक्ष, इसको तुम लोगों ने बना लिया, इसको लिख लिया, जरा इसको ड्रॉ कर लो जल्दी से। माइंड मैप, माइंड मैप तुम लोग हमेशा कहते हैं सर माइंड मैप जो है मिल रहे हैं या माइंड मैप बनाना है। ये तो माइंड मैप है, एकदम आराम से, कुछ करने नहीं, इसमें लिखना क्या है, सब तो यही लिखा है और सब तुम जानते हो, मैं ही नहीं जानता हूं, अब तो तुम भी ये जानते हो ना। तो ये हमने एक स्लाइड आपने ड्रॉ कर ली और हेडिंग तो डाली ली होगी यार, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद ये पहला आपने स्लाइड बना लिया। अब दूसरी चीज देखो, कई बार लोग कहते हैं अरे सर अंग्रेजों ने तो बहुत भारत का भला किया, बहुत भला किया। तो जो भला होता है वो क्या होता है? भला दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि हम हाथ जोड़ के खड़े हैं, ठीक, गंगा जी के किनारे, हमको तैरना आता है और हम गंगा जी की आरती करेंगे और उसके बाद लगा के डुबकी आराम से जो है अंदर बैठ जाएंगे, पानी में हमको डर नहीं लगता। अगर नीचे हम थोड़ा गहराई में भी चले जाएंगे तो नहाएंगे आराम से। दूसरा क्या होता है कि हमको तैरना नहीं आता और हमको ठंड बहुत लगती है, इसलिए हम गंगा जी में नहीं नहा सकते। पीछे कोई आया, उसने हमको धक्का दे दिया, उसने धक्का दे दिया तो पहली चीज तो क्या हो गई, पुण्य मिल गया, गंगा नहा लिया भैया। हमारे कहावत अवध में कही जाती थी कि फिसल पड़े तो हर गंगे, जब फिसल गए तो हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे। नहाना नहीं चाह रहे थे गंगा जी में, लेकिन गिरे तो कहने लगे हर गंगे, तो धक्का मार दिया। और धक्का मारा तो पता नहीं क्या हुआ, हाथ पैर हमने मारे तो हमको लगा नहीं, थोड़ा बहुत तो हाथ पैर मारने से आप जो है हम तैरना भी सीख जाएंगे। तो दो चार लोग डूबेंगे लेकिन कोई तैरना भी सीख जाएगा। अंग्रेज हमको धक्का मारना चाहते थे, हम गंगा नहा लिए। अंग्रेजों ने भारत का कोई भला इसलिए नहीं किया कि वो भारत का भला करना चाहते थे, अंग्रेजों ने अपने भले के लिए जो काम किया उसमें हमारा भला हो गया। उसी भले से फिर हमने लिया चाबुक और अंग्रेजों को कहा कि अब तुम बेटा बाउंड्री पार चले जाओगे। ठीक है, तो यहां पर एक काम ऐसा हुआ, ब्रिटिश राज का की भूमिका यहां पर थोड़ी सी हमें देख लेनी चाहिए कि भाई अंग्रेज भी आए हैं यहां पर, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूरे देश का राजनीतिक पूरे देश का राजनीतिक एकीकरण कर दिया। ठीक है, राजनीतिक एकीकरण कर दिया। याद है ना कि जब एक ही साम्राज्य का हिस्सा बना लिया तो राजनीतिक रूप से भारतीयों का एकीकरण हो गया कि जब हम एक ही राजनीति के तहत आ गए तो ब्रिटिश साम्राज्य के हम सबके सब हिस्सा बन गए, तो राजनीतिक एकीकरण हो गया। दूसरा क्या किया, आर्थिक एकीकरण कर दिया। एक ही तरीके से पूरे भारत का उन्होंने शोषण किया, भले उन्होंने नाम अलग अलग लिए हों। तो क्या हुआ, पूरा देश एक ही तरीके के सिस्टम से परेशान हो गया। कह रहे यार हमारा भी वही शोषण है, उत्तर भारतीय का भी वही शोषण है जो आपके दक्षिण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के इलाकों में है। जो हाल महालवारी में किसान का है वही जमींदारी में किसान का है और वही रैयतवारी में किसान का है। औद्योगिक रूप से, व्यापारिक रूप से जो हाल बंगाल का हुआ, धीरे धीरे वही हाल बंबई का और मद्रास का भी ना हो गया। तो क्या हुआ, ठीक है, ये क्या लिखा तुमने गुंजेश, एक नाम लिखा है किसी टीचर का, फिर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, सफलता हासिल किया, पता नहीं ये कहां से कॉन्टेक्स्ट आ गया। तो आर्थिक एकीकरण, तो इससे क्या हुआ, जब पूरा देश एक तरीके से एक आर्थिक ढांचे में आ गया तो एक समान हमारे दुख दर्द हो गए। ठीक है, तीसरी चीज क्या हुई, प्रशासनिक एकीकरण। इसको ड्रॉ करते रहना, ठीक है, ब्रिटिश राज की भूमिका, प्रशासनिक रूप से एकीकरण, एक ही जैसी सिविल सेवा हो गई, ठीक है, एक ही जैसा जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और एक ही जैसा जो है स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एक ही जैसी पुलिस की व्यवस्था हो गई। हालांकि पुलिस की व्यवस्था प्रांतों में भिन्न है लेकिन सबका चरित्र एक समान है और एक ही तरीके के इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं उन्होंने बना दी। तो प्रशासनिक एकीकरण कर दिया, किसके भले के लिए, हमारे भले के लिए ना, अपने भले के लिए। शोषण तंत्र का विकास वो कर रहे थे और उस शोषण तंत्र में कहानी हो गई है। और साथ ही साथ न्यायिक एकीकरण भी कर दिया। अब अंग्रेजों ने इतना सब जो है किया, क्यों किया, अपने भले के लिए किया, जाहिर सी बात है। क्या था ये, आर्थिक शोषण का तंत्र बना रहे हैं, व्यवस्था का निर्माण ये कर रहे हैं, आर्थिक शोषण का तंत्र। और उस आर्थिक शोषण के बीच से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है भौगोलिक रूप से भारत करीब आ रहा है। भौगोलिक रूप से भारत का एकीकरण हो गया है। यह अंग्रेजों की एक दिन हमें यहां पर दिखाई देती है कि उन्होंने अनजाने में ही हमारा कर दिया भला। अब दूसरी चीज जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इस पूरे तंत्र को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया और क्या किया, पाश्चात्य विचार लेकर के आए, पश्चिम के विचार लेकर आए। क्यों,
सुपीरियोरिटी है। भारतीयों को नीचा दिखाना, तुम क्या हो, हम हैं, ठीक है, इस टाइप से जो है एहसास दिलाना है, हमारे यहाँ देखो पश्चिम में क्या है, ये है, ये है, ये है, ये। और तुमको कैसे पढ़ाएंगे? अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। तो अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। उद्देश्य क्या है? क्लर्क इकट्ठा करने हैं, ठीक है। आर्थिक विकास नहीं हुआ है अभिषेक, आर्थिक तो शोषण हुआ है। हम लोगों ने बात की थी ना कि जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां हैं उनका परिणाम क्या हुआ था? शोषण। आर्थिक विकास नहीं हुआ है, आर्थिक एकीकरण हो गया है कि पूरे देश में कमोबेश एक तरीके का तंत्र, एक तरीके की व्यवस्था, एक तरीके का सिस्टम आ गया। तो दूसरी चीज यहां पर क्या हो रही है? अंग्रेजी शिक्षा। और अंग्रेजी शिक्षा को जो बढ़ावा इन्होंने दिया, उससे एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो अंग्रेजी पढ़ लिया लेकिन वो भारतीय था। धीरे 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 उसने शुरू कर दी अंग्रेजों की आलोचना, ठीक है। जब अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, पाश्चात्य विचार आए, तो यहां से एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है जो ब्रिटेन और यूरोप और अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचार के नाते हम तक पहुंची, वो था यूरोपीय या यूरोप में हमको पता चला कि राष्ट्रवाद का उभार है, ठीक है, राष्ट्रवाद का उभार हो रहा है। जब आप विश्व इतिहास भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लगभग जिस समय 1857 के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, उसी समय यूरोप के अंदर बहुत तेजी से राष्ट्रवाद जो है मजबूत हो रहा है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया फिर, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये राष्ट्रवाद का एक विचार आ रहा है, और राष्ट्रवाद का जो विचार है वो यूरोप से निकल रहा है। मतलब हमको पता चल रहा है कि दुनिया में बाकी देशों के भीतर राष्ट्रवाद आ रहा है, ठीक है। और इसका जो फायदा है, इसका जो लाभ है, वो हमको मिला। क्या मिला? कि भाई हमको विचार मिल गया कि हम पूरे देश को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें जो हम कह सकते हैं ना कि पूरा तंत्र बना रहे हैं। और उस तंत्र में क्या है? प्रशासनिक एकीकरण की जब तुम बात कर रहे हो मिसाल के तौर पर, तो क्या हो रहा है? सिविल सेवा आ रही है, पुलिस आ रही है, ठीक है ना। उसके साथ हम सेना भी इसमें जोड़ सकते हैं, हम इसमें रेलवे, परिवहन के साधन, डाकतार सेवा सब जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं किसी दिन इसी वीक में आधा घंटे आपको मेंस आंसर राइटिंग पर एक जो है कुछ बातें आपसे करूंगा, ताकि आप समझ सके कि वो कहानी आपको ना, मेंस का कोई भी सवाल ऐसा नहीं आएगा बेटा जिसको तुम रट सको, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड से तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आएगी। यूरोप में बेटा फौजिया क्या हो रहा है? राष्ट्रवाद का उभार हो रहा है। राष्ट्रवाद क्या है? वहां पर हम देखेंगे कि बहुत से छोटी छोटी जगहों पर राष्ट्रवादी आंदोलन तैयार हो रहे हैं, और दो देश उसमें से उभर के आ जाएंगे 1870 में, जर्मनी और इटली, ठीक है। इनके एकीकरण हो जाएंगे और वो राष्ट्र के तौर पर स्टैब्लिश होंगे। अभी उसके बारे में नहीं पढ़ना है, अभी खाली ये समझना है कि वहां जब हमने पढ़ा लिखा तो देखा रे यूरोप में तो कुछ और चल रहा है, तो यूरोप में चल रहा है, तो हम भी वो विचार हमारे पास में आ गया। झगड़े नहीं करने, निसार एक दूसरे पे टिप्पणियां नहीं करनी, बच्चे पढ़ते रहो, तुम अपना भला सोचो, पिन पॉइंटेड ढंग से क्लास में एंगेज करो, तो ये सब कुछ इसके भीतर हो जाता है शामिल। अब एक चीज का लाभ भारतीयों ने उठाया, बहुत ज्यादा उठाया, वो क्या था? और वो अंग्रेजों की एक खासियत भी थी, अच्छाई भी थी, कि उन्होंने भारत के भीतर जो शासन व्यवस्था लागू की वो क्या थी? अर्ध लोकतांत्रिक थी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अर्ध लोकतांत्रिक, अर्ध लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ? आधा लोकतंत्र। आधा लोकतंत्र क्यों? हम लोगों ने बात की थी कि ब्रिटेन की संसद में दो गुट थे, एक था ईस्ट इंडिया कंपनी का गुट और दूसरा जो गुट था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोधी गुट। तो ये जो दोनों गुट थे आपस में ये जो है टकराते थे। जो कंपनी विरोधी गुट था वो क्या कहता था कि भाई कानून का शासन होना चाहिए, याद है ना, कानून का शासन। हेस्टिंग्स पर यही आरोप थे कि कानून कहां है, तुम तो बिना कानून के शासन कर रहे हो ना, महाभियोग जब लगा हेस्टिंग्स पे। तो अर्ध लोकतांत्रिक, तो एक विचार क्या हुआ कि कानून का शासन होना चाहिए, और कानून के शासन के साथ साथ मतलब कोई कानून बने और शासन करो। कानून अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है लेकिन कानून बने जरूर, तो कानून का शासन यहां पर होना चाहिए। ये एक विचार अंग्रेज अपने साथ लेकर आए थे क्योंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र मजबूत था। दूसरी चीज वो क्या कर रहे थे कि एक संवैधानिक व्यवस्था का भी निर्माण कर रहे थे, और वो संवैधानिक व्यवस्था क्या थी? जो विभिन्न एक्ट्स आ रहे हैं ना, यानी जो शासन चलेगा वो चलेगा विभिन्न एक्ट्स के माध्यम से। पिछली स्लाइड में क्या देखा? नेतृत्व का उभार हो गया, और दूसरी स्लाइड में क्या देखा कि परिस्थितियों का निर्माण हो गया। दूसरी स्लाइड भी आप लोग एक बार बनाइए, ठीक है, दूसरी स्लाइड एक बार आप लोग बना लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें, ठीक है। इसमें भी कुछ अलग से डिक्टेट नहीं करना, माइंड मैप, ठीक है, माइंड मैप। आगे बढ़े, चलो अब देखो क्या हो रहा है यहां पर। जो समाज सुधार और उसके अलावा भी एक पूरी की पूरी पीढ़ी का निर्माण हुआ जो कि भारतीय जो है राजनीति में नई तरीके की चेतना लेकर आए हैं, और उनको हम लोग क्या कहते हैं? आरंभिक राष्ट्रवादी। आरंभिक राष्ट्रवादी, आरंभिक राष्ट्रवादी क्यों कहते हैं? कि एकदम शुरुआत में जो राष्ट्रवाद का विचार है वो इन लोगों ने पैदा किया और उसको आगे बढ़ाया आरंभिक राष्ट्रवादियों ने। अभी बात करेंगे,
लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि क्या क्या योगदान है आरंभिक राष्ट्रवादियों का, ठीक है। और यहां पर हम देखने चल रहे हैं कि भैया इन्होंने क्या क्या खेल रचाया। पहला काम क्या किया, जिस पर आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना। आलोचना का मतलब क्या होता है, किसी चीज को गौर से देखना और दूध का दूध पानी का पानी, यानी उसकी अच्छाई उसकी बुराई सब बताना, ठीक है। तो अंग्रेजी राज की आर्थिक आलोचना, ये जो आरंभिक राष्ट्रवादी जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्या हुआ, नेतृत्व उभर गया। अंग्रेजों ने जिन परिस्थितियों का निर्माण किया वहां से परिस्थितियां आ गई, अब हमारे मुंह में जुबान है, हम चीजों को समझ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि भाई आर्थिक आलोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इन्होंने इस आलोचना में क्या किया कि भारतीयों की के शोषण और बदहाली पर प्रकाश डाला। अखबार में आर्टिकल लिखने लग गए। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही है, जहां पर वायसराय की परिषद को बढ़ा दिया गया है, कुछ भारतीय जा रहे हैं, धीरे धीरे उसमें विस्तार होगा, वहां जाकर के ये भाषण दे रहे हैं कि भारतीय किसान हमारा जो है बेचारा बहुत बुरी तरीके से परेशान है, हमारा व्यापारी बहुत बुरी तरीके से परेशान है, हमारा दस्तकार उसको तो आपने खत्म कर दिया और हमारा पूंजीपति भी परेशान है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, ऐसे समझो, तारीफ क्या हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, वो ऐसे ही होता चला जाएगा। पिता सोचता है कि नहीं आज मैं कुछ और करने जा रहा हूं, ठीक है। बचपन में ना तुम एकदम साफ तारीफ करते थे, और मैं तुमको बताऊं कि अभी भी उनके बैठा ना तुरंत ऐसा, और जब उसने कहा ऐसा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। यही हाल देश का है। अंग्रेज आए हैं और अंग्रेज कह रहे तुम्हारे सब बेकार। जो मैकाले भैया हैं विस्तार में उसको हम लोग रिपीट रिवाइज भी हो जाएगा, इसकी संस्कृति इसकी राजनीति सब भारत कभी और भूराजस्व आप पढ़ के तय करेंगे, बेकार ही बेकार हो। तो हमारे शिक्षित भारतीयों ने क्या कहा कि हम जो है अपने आप पढ़ के तय करेंगे कि हम क्या थे। तो इतिहासकारों ने अपना काम शुरू किया, भारत के गौरवशाली अतीत की खोज होने लगी, और जब गौरवशाली अतीत की खोज होने लगी तो वहां कौन निकलने लगा, वहां से निकल के आ गया सम्राट अशोक। अंग्रेजों की भी इसमें भूमिका रही, हम कहते रहे अंग्रेज कभी कभी गड़बड़ कर गए अपने लिए। अशोक, बाप रे बाप, विशाल साम्राज्य, महान साम्राज्य अशोक का है, मौर्यों का है। मौर्यों के बाद गुप्त गुप्त आ गए, गुप्तों का साम्राज्य पता चल रहा है, और गुप्तों में एक राजा है समुद्रगुप्त, जो बहुत बड़ा सेनापति है। उसको कहा गया कि यह भारत का नेपोलियन बोनापार्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, फ्रांस का शासक बन गया था, ठीक है, सम्राट। तो ये कहा गया कि समुद्रगुप्त तो भारत का नेपोलियन है, यानी जैसे तुम्हारा नेपोलियन वैसे हमारे नेपोलियन। ये बात गलत है, कहना क्या चाहिए था कि भाई तुम्हारा नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त है, तब ना कॉन्फिडेंस आता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अलग अलग समय हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। भारत के गौरवशाली अतीत की खोज यहां पर हो रही है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों का जो है को जवाब दिया जा रहा है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों का को जवाब। यहां पर एक चीज जो कि ऑप्शनल के बच्चे तो जानते हैं, लेकिन जो हमारे जीएस के बच्चे हैं वो नहीं जानते। अंग्रेजों के पक्ष का जो इतिहास लिखते थे उनको कहा जाता था साम्राज्यवादी इतिहासकार, और जो इनका जवाब देके जो हम लोगों ने इतिहास लिखना शुरू किया, हमारे लोगों ने इतिहास लिखना शुरू किया, वो कहलाए राष्ट्रवादी इतिहासकार। यानी अब हमने जो अंग्रेज हमको विश्वास दिलाना चाह रहे थे कि हम किसी काम के नहीं है, हमारे यहां क्या हुआ, हमारे यहां हमने कहना शुरू किया कि हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते, हमने पढ़ा है, हमारा बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। इसके बाद क्या हुआ, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो गई। हमने क्या देखा कि 1857 का महाविद्रोह जो भी हो, वहां हमको उसके बाद भी क्या दिख रहा है, बंगाल दिख रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र दिख रहा है, दक्षिण भारत दिख रहा है, पंजाब दिख रहा है, उत्तर प्रदेश दिख रहा है, गुजरात दिख रहा है। ये पूरा अगर हम देखें तो इस पूरी लड़ाई में ये देश अलग अलग चेतना से भरा हुआ है। कोई अपने आप को मराठी कहता है, कोई बंगाली कहता है, कोई द्रविड़ कहता है, कोई गुजराती कहता है, कोई पंजाबी कहता है, भारतीय कोई नहीं कहता। चक दे इंडिया फिल्म देखिए ना, शाहरुख खान टीम का इंट्रोडक्शन ले रहा है, तो सारी प्लेयर्स कोई आती है, कहती है कि मेरा नाम ये है और मैं इस स्टेट से हूं, अपने स्टेट का नाम बताती है, अपना नाम और स्टेट का नाम। शाहरुख खान सबको कहता जाता है आउट, और उसके बाद जो वो है विद्या, जो गोलकीपर है, वो आती है और कहती है विद्या शर्मा, या जो भी नाम था, विद्या शर्मा इंडिया। वो कहता था हाँ यही सुनना चाहता था, कोई तो है जो इंडिया से है, बाकी सब तो कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम क्षेत्रीय पहचानों में बटे हुए थे, ठीक है, क्षेत्रीय पहचानें हमारी हुआ करती थी। और ये जो क्षेत्रीय पहचानें हैं, ये जो क्षेत्रीय पहचानें हैं, ये क्षेत्रीय पहचानों में बटा हुआ देश एक कैसे हो, इसके आधारों की एक तलाश करनी है। यानी साझा राष्ट्रवाद के, साझा राष्ट्रवाद यानी सबका मिला जुला राष्ट्रवाद, साझा राष्ट्रवाद के आधारों की
खोज ये चल रही है कि कैसे हम कुछ ऐसा रच दें कि अब यहां पर भारत नाम का एक नक्शा उभर के सामने आए, ना कि हमारी अलग अलग पहचाने। ठीक है ना? तो ये हमें भारतीय राष्ट्र बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्र बनता दिखाई दे रहा है। और राष्ट्र कब बनता है? जब हम साझा आधार की खोज कर लेते हैं, एक देश खड़ा करना है। तो ये साझा राष्ट्रवाद के आधार, अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, अभी जिक्र चली, ठीक है ना? तो उस जिक्र में, ठीक है, बहुत अच्छी फिल्म है कोमल, चक दे इंडिया। मैं बहुत बार देख चुका हूं उस फिल्म को, क्योंकि चक दे इंडिया, इस क्लास के बाद जब तुम चक दे इंडिया देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि वो तो राष्ट्रवाद को समझाने वाली पिक्चर है ना? क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम पर हमला। पहलगाम पे हमले के पहले क्या हो रहा था? इस देश में एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, राजनीतिक लोग आपस में एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है उनका हमले कर रहे हैं, और जनता के अंदर भी लड़ाइयां हैं। तमिलनाडु के अंदर कोई आंदोलन चल रहा है, वो तमिल भाषाई अस्मिता को लेकर के बहुत ज्यादा उग्र होते चले जा रहे हैं। देश में अलग अलग जगहों पर तनाव है। जैसे पहलगाम हुआ, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, ऐसा लगा इस देश में कोई दूसरा है नहीं, सब एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ठीक है, सारे के सारे एक हैं, सारे इलाके सारे राज्य एक साथ खड़े हो गए, सत्ता पक्ष विपक्ष भी एक साथ खड़ा हो गया। ठीक है ना? राहुल गांधी ने कहा कि हम अपनी सरकार के साथ हैं, और राहुल गांधी जो नरेंद्र मोदी को हमेशा अटैक करेंगे। लेकिन यहां पर जैसे राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बात आई कि ना, अब हम सबके सब एक हैं। असदुद्दीन ओवैसी, ओवैसी ने क्या किया? पाकिस्तान मुर्दाबाद और ये वो करके दुनिया भर में, अब तो दुनिया भर में जाकर के डेलीगेशन लेकर के गए, और क्या हुआ कि पूरा का पूरा देश एकजुट हो गया। तो राष्ट्रवाद के ये साझा आधार है जो हमको जोड़े हुए हैं। वरना इतना बड़ा देश है बच्चे, इतना बड़ा देश है, बहुत विविध है, इसको कैसे जोड़ें? यहां तैयार हुआ है वो आधार, हमको बुना गया है। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, आजकल बहुत नौटंकी चला करती है हमारे देश के भीतर। बिल्कुल वतन के लिए सब करने को तैयार है, बिल्कुल आकृति। तो हिंदू मुसलमान सब झगड़ा कर रहे थे, वहां पर कौन पहुंचा? सोफिया कुरैशी। ठीक है, सोफिया कुरैशी, मतलब मैं केवल सोफिया का नाम इसलिए ले रहा हूं कि यहां लड़ो हिंदू मुसलमान, सेना जब जारी अटैक कर रहे हैं तो सोफिया कुरैशी उसको लीड करेगी। 2 मिनट में कहानी, मतलब वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। ठीक है ना? तो खैर अचानक रात में दिन हो गया, योजना तो थी बेटा, बहुत बहादुरी, मतलब इतनी समझदारी और इतनी बहादुरी से भारतीय सेनाएं लड़ी। युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हमने क्या किया कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हमने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, और पाकिस्तान ने अपने दिल पे ले लिया, तो वो हमारे नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने लग गया। जब नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने लग गया तो हमने कहा बेटा ऐसा है कि अभी हमने केवल आंख दिखाई, ठीक है, और अब हम तुमको ना खेल दिखाएंगे। तो फिर सेनाएं गई और उन्होंने जहां जहां से वो हम पर हवाई हमले कर सकते थे उन ठिकानों को भी अटैक कर दिया। थोड़ा सा ये जरूर है कि अमेरिका कहां से आ गया हमको समझाने के लिए, हम अपना निर्णय खुद लेंगे, हम युद्ध नहीं चाहते, इसीलिए बड़ी समझदारी से काम हुआ कि हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। हमने कहा पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने उन पर हमला करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम ऐसा देश है, हम ऐसा देश है। ठीक है ना? उसके बाद भी हमने रिस्ट्रेन रखा, संयम रखा। लेकिन ये अमेरिका कौन है? चौधरी, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप महोदय को हम लोगों ने WWE में कुश्ती खिलवाते देखा है, कसीनो चलाते थे, अब वहां के राष्ट्रपति बन गए, हम पे राज करेंगे। तो हमारी सरकार करेगी नहीं? ऐसा नहीं है। लेकिन ट्रंप ने घोषणा कर दी, मैंने बैठ के दोनों को समझाया है और सीज फायर करवा दिया, मेरे रहते कोई दुनिया में लड़ाई नहीं करेगा। तुम हो कौन? तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो, ठीक है, तुम अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत को समझाने नहीं आओगे। हमको अगर अगली बार फिर से पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो हम फिर से घुस करके उसको जो है ठिकाने लगाएंगे। दूसरी चीज क्या है? एक चीज की हिम्मत और ताकत और तैयारी हमको कर लेनी चाहिए कि जैसी हिम्मत हम पाकिस्तान के खिलाफ दिखा रहे वैसी भविष्य में चीन के खिलाफ भी दिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान नहीं लड़ा, पाकिस्तान के पीछे सीज फायर के बाद में कौन जो है घुस गया? चीन। तो तुम बेटा छुप के खेलो, तुम खुल के खेले, लेकिन उसके लिए बड़ी तैयारी की जरूरत है। और तैयारी क्या है कि दुनिया भर में घूम घूम करके पताका फहराई गई कि हम विश्वगुरु बन गए और ये समिट हो रही है, फलानी जगह स्वागत हो रहा है, वो हो रहा है। दुनिया का एक देश हमारे समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। तो केवल एक पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष है। खैर, तो मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर पर इसलिए लाया, मैंने कहा कि अभी तुम लोगों ने राष्ट्रवाद देखा है कि कितनी ताकतवर चीज है। पूरा उत्तर दक्षिण जो है, पूरा पश्चिम मध्य भारत सब एकजुट होकर के खड़े हो गए, राष्ट्र और राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के साझा आधार बनेंगे, और ये राष्ट्रवाद के जो साझा आधार है उसके ऊपर हम लोग अभी आएंगे, बात करेंगे कि वो कौन से आधार हुआ करते थे। फिर इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने क्या किया कि भारतीयों की राय, भारतीयों की जो राय है उसको हम अंग्रेजों तक पहुंचाए। मतलब एक पक्ष बन गया कि हम भारतीय, या फिर बिल्कुल सही कह रहे हो, दो साइड जिक्र देखो, तुम लोगों से कभी कभी ऐसी बातें करने का बहुत फायदा होता है। ठीक है, मतलब मैं बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि दिमाग की खिड़की भी खोलनी बहुत जरूरी है। एक एक करके खिड़कियां खोलती जाओ, हजारों खिड़कियां हैं दिमाग के भीतर। कहा कि हम अपना जंगी 7वां बेड़ा भेजो चाहे 70वां बेड़ा भेजो, हम तैयार है। टाई अप कर लिया था कि सोवियत संघ ने तुरंत अमेरिका से कहा कि तुम बेटा अगर पाकिस्तान की तरफ से जंगी बेड़ा भेजोगे तो हम भारत की तरफ से जंगी बेड़ा भेजेंगे। ऐसा लगा कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। हद है अमेरिका, मतलब गीदड़ भभकी देता है। ये एक राष्ट्र के रूप में हम संप्रभु हैं, हम अपने प्रधानमंत्री अपनी सरकार के साथ पूरे देश का एक एक नागरिक खड़ा हुआ है। अमेरिका बताने वाला कौन है? हम आपस में लड़े झगड़े बाल पकड़े नोचे कुछ भी करें यार, लेकिन घर घर है, हमारे घर पे अटैक करोगे हम सब एक हो जाएंगे। तो इंदिरा गांधी,
जब करगिल चल रहा था तो उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और अमेरिका में प्रधानमंत्री हुआ करते थे बिल क्लिंटन। क्लिंटन ने फोन किया, अरे जो है पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मस्त आदमी धीरे धीरे बोले, उनका स्टेटमेंट है फेमस, मिस्टर क्लिंटन आप बता दीजिए कि परमाणु हथियार हमारे पास भी है। चलाए परमाणु हथियार? नहीं चला पाए। जब कोई तुमको गीदड़ भभकी दे तो शेर की तरह खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है, शेर की तरह खड़े हो जाना चाहिए। दोनों बड़ी मिसालें हैं, लेकिन चलो जो हुआ सो हुआ। तो यहां पर क्या हो रहा है, साझा राष्ट्रवाद आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। इसके साथ अब ये क्या कर रहे हैं कि जनता के बीच जनमत तैयार करना, ठीक है, जनमत तैयार करना यानी जनता के बीच अपने विचारों को पहुंचाना, ठीक है ना। इसको ऐसे कर ले, राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार। अब जनता के बीच में, भले ही पढ़ी लिखी जनता के बीच में ये जा रहे हैं शुरुआत में, लेकिन जनता के बीच में ये जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे, अपने अखबार निकालेंगे, अंग्रेज अखबारों पर सख्ती कर रहे हैं। इस वजह से क्या होगा कि अखबार नहीं निकल पाएंगे, तो वो क्या करें, भाषण एवं प्रेस की, भाषण एवं प्रेस तथा नागरिक अधिकारों की ये मांग कर रहे हैं, ये माहौल तैयार कर रहे हैं कि हम अपनी बातचीत जो है आम लोगों तक पहुंचा सके, नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और फिर ये क्या कहेंगे कि भाई साहब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी और ये कहने लगेंगे हमें चाहिए स्वशासन। ये सब समझ में आ जाएगा, स्वशासन, हम अपना शासन खुद करेंगे, महारानी विक्टोरिया हमारी प्रधान बनी रहे, लेकिन हमको स्वशासन करवाना है, ठीक है। प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण यानी प्रशासनिक सेवा में ज्यादा से ज्यादा भारतीय शामिल किए जाने चाहिए, ठीक है। अगली मांग क्या है, हमारा देश आपने उसमें उद्योग खत्म कर दिए हैं, उसका भी औद्योगिकरण कर दिया है, तो उसका औद्योगिकरण किया जाए। साथ ही साथ किसानों की बदहाली पर प्रकाश डाल रहे हैं, किसानों और श्रमिकों के हित की बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप पूरी दुनिया में लड़ो युद्ध और उसका खर्चा हम उठाएं, ऐसा नहीं होने वाला, तो सेना पर खर्च में कटौती की जानी चाहिए। इस तरीके की ये मांगे यहां पर कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ कि इस तरीके से आरंभिक राष्ट्रवाद जो है ना उसके आधार तैयार हो रहे हैं, इसको तुम लोग लिखते चले जाना। अब हम आ जाते हैं साझा राष्ट्रवाद की परिकल्पना पर, साझा राष्ट्रवाद, ठीक है, साझा राष्ट्रवाद। और ये जो साझा राष्ट्रवाद है यही देश को बुनने का काम आने वाले समय में करने वाला है। और यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज तुमको मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक। इसको बना लिया, इसको कर डाला, नहीं है तो मैं 1 मिनट दे रहा हूं, इसको जरा कर डालो स्लाइड से, अब तुमको कहना नहीं पड़ता कि सर हो गया। बच्चे आगे बढ़े, लास्ट पॉइंट सेना पे खर्च में कटौती, ठीक है, बन गया। चलो अब ये हमारा पावर पॉइंट बन गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखने जा रहे हैं, हमने क्या कहा, साझा राष्ट्रवाद का एक हमारा आधार तैयार हो रहा है। साझा राष्ट्रवाद के आधार क्या होंगे, पूरे देश का आर्थिक शोषण। सबसे ज्यादा क्या होता है, आर्थिक शोषण से लोग बदहाल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उससे मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं कि हमें, हमारे दुख दर्द एक है, दक्षिण भारत के किसानों के दुख दर्द और उत्तर भारत के किसानों के दुख दर्द और पूर्वी भारत के किसानों के दुख दर्द एक जैसे हैं। इसी तरीके से पूरे अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आने वाले जो हमारे व्यापारी हैं वो उजड़ गए हैं, हमारे उद्योगपतियों को आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं दिया गया है, ठीक है। और जनता बहुत बुरी तरह से त्रस्त है, क्यों, क्योंकि हम गुलाम हैं, ना रोजगार है, ना हमारे पास शिक्षा है, ठीक है। शिक्षित भारतीयों की बात छोड़ दो, शिक्षित भारतीय तो पढ़ लिख गए, आम जनता के बारे में, ठीक है ना, ठीक है। तुम लोग टाइम क्यों खराब करते हो, जो क्लास मिल जाती रिकॉर्डेड फॉर्म में चलते हैं। अभी देखो आर्थिक राष्ट्रवाद, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रवाद जो बन रहा है उसको कहा जा सकता है कि यह आर्थिक राष्ट्रवाद था। आर्थिक राष्ट्रवाद किस तरीके से बना कि पूरे देश में जो शोषणकारी व्यवस्था है उस शोषणकारी व्यवस्था से हम सब एक साथ परेशान हैं, इसलिए पूरा देश आर्थिक मुद्दों पर एक साथ आ गया। क्या है आर्थिक मुद्दा, आर्थिक मुद्दा है, ठीक है, भारत का शोषण। पहली यही बात ही है कि भारत का शोषण समाप्त हो जाए, ये हमारी सबसे पहली मांग है, सबसे केंद्रीय मांग है कि भारत का शोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या हो गया, ये आर्थिक राष्ट्रवाद बन गया। आर्थिक राष्ट्रवाद के साथ साथ क्या बना, जब हमने कहा कि हमारा शोषण बंद हो तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे हैं। उपनिवेशवाद हम लोग पढ़ चुके हैं,
ये भी रिवीजन है। मान लो नहीं याद आ रहा है, दिमाग पे जोर डालो, नहीं दिख रहा है, नोट्स खोल दो जाकर के, ठीक है, ये नोट्स खोल दो जाकर के कि भैया क्या है उपनिवेशवाद, इसको समझ लेते हैं। तो दूसरी बात क्या आ गई, उपनिवेशवाद का हम विरोध कर रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद क्या कहलाता है, आर्थिक राष्ट्रवाद, और दूसरी तरीके से हम इसको कह सकते हैं उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद। ये ऐसे मुद्दे हैं, इस तरीके का टॉपिक है बेटा कि ये टॉपिक ना जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने वाला है। ये केवल यूपीएससी और यूपीएससी की तैयारी तक नहीं जाएगा। आज तुम जो कहते हो ना प्रेमी प्रेमिका संबंध, जिसपे हम लोगों ने शुरू किया था कि आप प्रेमिका को प्रेम करते हैं लेकिन उसको समझ भी जाइए तो रिश्ता पक्का हो जाता है। आप अपने राष्ट्र को प्रेम करते हैं, उसको समझ भी जाइए तो रिश्ता पक्का हो जाता है। अब ये उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद है। अब इसकी पहली शर्त क्या है कि ये अब पुरानी तरीके का राष्ट्र नहीं है, एक तो आधुनिक राष्ट्र है, ठीक है। यानी अब हम आधुनिक बनेंगे, मॉडर्न नेशन स्टेट बनेंगे, आधुनिक राष्ट्र राज्य, ठीक है। एक ऐसा राष्ट्र जिसका राज्य भी हो, ठीक है। कई बार होता क्या है कि हम भारतीय राष्ट्र हैं लेकिन अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, लेकिन हम स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम राष्ट्र हैं लेकिन हम राज्य नहीं है, राज्य अंग्रेजों का है। तो ये क्या है, राष्ट्र राज्य, जहां राष्ट्र भी हो और राज्य भी हो, तो हम एक आधुनिक राष्ट्र राज्य हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हम धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। धर्मनिरपेक्ष क्यों, क्योंकि जब आर्थिक आधार पर एक हो रहे हैं तो हमें इस देश की पूरी आबादी को एकजुट करना होगा, पूरी आबादी को एकजुट करना होगा। और एक आबादी को जब हम एकजुट करेंगे तो क्या कहेंगे कि सबको अपने अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, लेकिन जो राष्ट्र है, राज्य है, वो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, ठीक है, सब बराबर है। यही धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का मतलब हिंदुओं का विरोध नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का मतलब है कि नागरिक के तौर पर सभी बराबर है। बड़ी अच्छी तरीके से इसको कहा किसी ने कि अगर कोई मुझसे पूछे व्यक्ति के तौर पर कि तुम कौन हो, तो मैं कहूंगा मैं हिंदू हूं। कोई दूसरा कह सकता है कि मैं सिख हूं या मुस्लिम हूं या ईसाई हूं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि एक नागरिक के तौर पर तुम कौन हो, तो मैं कहूंगा मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं और मैं भारतीय हूं। ये जो भारतीय की धारणा है, इसको ऊपर रखने का मतलब है धर्मनिरपेक्ष होना। जब तिरंगे की बात आएगी तो हम हिंदू मुसलमान नहीं रह जाते, हम भारतीय हो जाते हैं। और जब निजी स्पेस में धर्म की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, हम अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर धर्मनिरपेक्षता अगला महत्वपूर्ण बात हो गया। तीसरी चीज है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखेंगे। ये सब आजादी की लड़ाई अब जब शुरू हो रही है ना, हमारे राष्ट्रवाद के एम्बेडेड टर्म्स हैं, यानी उसके अंदर गुथे हुई चीजें हैं, उसके अंदर गुथी हुई चीजें हैं। इसका तुम लोग इधर की बातें कर रहे हो, उधर मैं ध्यान नहीं देता। फिर आधुनिक राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, और फिर गरीबों की पक्ष धरता, यानी हमें गरीब के लिए संवेदनशील होना है, गरीब के लिए संवेदनशील होना, हमारे देश में जो कमजोर है उसके लिए संवेदनशील होना है। और यही भारतीय राष्ट्रवाद की खासियत है। कल देखो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात हम करते करते कहां गिरे, स्वामी विवेकानंद पर पहुंच गए। और उन्होंने क्या कहा कि जब तक भारत के भीतर दरिद्रता है, कोई भी भूखा है, कोई भी नंगा है, तब तक एक भारतीय होने के नाते हम जो है शांत नहीं बैठ सकते, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। ये भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणाओं में शामिल है कि अगर हम देशभक्त हैं तो हम क्या कहेंगे कि जो सबसे गरीब है, सबसे कमजोर है, उसका उत्थान होना चाहिए, ठीक है ना, उसका उत्थान होना चाहिए। तो ये आधुनिक राष्ट्र राज्य है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र है और गरीबों की पक्षधरता की बात, ठीक है। सांप्रदायिक एकता, यानी सभी संप्रदायों की एकता, ये हमारे राष्ट्रवाद की खासियत बन गई। एक चीज जिसका यहां कोई जिक्र नहीं है, यूरोप में तुम लोग जानते हो बेटा, यूरोप में जानते हो देश कैसे बनते हैं, भाषा के आधार पर। यूरोप में बनते हैं भाषा के आधार पर। इसको कहीं चलो तुमको समझाई देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको भी दिमाग में रखना, जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत जरूरी है। इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास का मजा तुम्हारे जो है ना एस्से में भी अगर आ जाएगा तो क्या बुरा है, ठीक। ये क्या है, एक है जिसकी हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रवाद, जो हम देख रहे हैं, और दूसरा क्या है, पश्चिमी, ऐसे करते रहो, भारतीय राष्ट्रवाद, और दूसरी तरफ क्या है, पश्चिमी राष्ट्रवाद। अब तुम इनको देखोगे कैसे दोनों में एक बहुत बुनियादी फर्क है, बहुत बुनियादी फर्क, और वो बुनियादी फर्क तुमको अभी दिखाई दे जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, पश्चिम में जो राष्ट्र बनने के आधार है वो क्या है जानते हो, धर्म, धर्म के आधार पर राष्ट्र बन जाता है, भाषा के आधार पर राष्ट्र बन जाता है, और नस्ल के आधार पर राष्ट्र बन जाता है। धर्म के आधार पर राष्ट्र बनने का मतलब यह है कि फ्रांस जब राष्ट्र बना एक जमाने में, तो वो कैथोलिक धर्म के सारे लोग फ्रांसीसी राष्ट्रवादी बन गए, ठीक है। इंग्लैंड राष्ट्र बन रहा है तो प्रोटेस्टेंट राष्ट्रवाद आ रहा है, एक धर्म के आधार पर आ रहा है। जर्मनी में राष्ट्र बन रहा है, जर्मन भाषा पर बन रहा है, जर्मन भाषा बोलने वाले सारे लोग जर्मन राष्ट्रवादी। इटली में राष्ट्रवाद बन रहा है, इटली की इटालियन भाषा पर बन रहा है, स्लाव राष्ट्रवाद, ठीक है। तो नस्ल ने अपना एक राष्ट्र बना लिया। हमारे यहां संभव है धर्म पर राष्ट्र बनाओ, तो मोटा मोटी अगर हम देख ले तो 8 राष्ट्र तो धर्म के आधार पर भारत में बन जाएंगे, और बन ही गए। पाकिस्तान
मोहम्मद अली जिन्ना ले उड़े धर्म के आधार पर। तो अगर हम लड़ने लग जाए तो बहुत टुकड़ों में टूट जाएंगे। भाषा के आधार पर राष्ट्र बनाने निकले तो हमको लगता है कि हर 200 किलोमीटर के बाद एक राष्ट्र होगा, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर भी, ठीक है, आज उसके अंदर भी अगर हम बोलियों के आधार पर करें तो और राष्ट्र टूट जाएगा। तीसरा क्या है, नस्ल के आधार पर। कम से कम अगर हम देखें तो हमारे यहाँ 5 प्रमुख नस्लें तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बसती ही बसती हैं। तो हम इन आधारों पर राष्ट्र नहीं बना सकते थे। तो हमने इन सारी पश्चिम की बाउंड्रीज को तोड़ दिया और यहां पर भारतीय राष्ट्रवाद के आधार बनाए, जो ना धर्म पर आधारित है, ना भाषा पर, और ना ही नस्ल पर, ठीक है। हम आर्थिक राष्ट्रवाद है और उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद है। इसको जरा लिखो। अब आ जाते हैं कुछ तुम्हारी 2 चीजों पर जो बड़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आज हो गई, ठीक। हर दिन कुछ अलग हो रहा है। कल केवल फैक्ट्स 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 थे, आज 1.25 घंटे से केवल कॉन्सेप्ट 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 है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां जो जरूरी है वो काम हम लोग करेंगे, ठीक है। लिख लिया? चलो अब जरा एक चीज देखो। हम लोगों ने बात की यहां पर, बाकी सब चीजें आप जानते हैं, अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना, इस पर हम लोग अब आगे बात करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर क्या देखा कि भारतीय राष्ट्रवाद आर्थिक राष्ट्रवाद है। तो जब आर्थिक राष्ट्रवाद है तो आर्थिक आलोचना से संबंधित एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीज आपको समझ लेनी है, जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो है धन की निकासी का सिद्धांत। प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो कंसेप्चुअली आप लोग समझ गए सब कुछ। अब यहां पर आगे कुछ फैक्ट्स हमारे पास, क्रूड फैक्ट्स, एकदम रॉ। सब जानते हैं, ऐसा तथ्य है, सब दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया। दूसरी चीज है कब प्रस्तुत किया, ये 1867 नहीं भाई, 1967 नहीं, 1867 में, ठीक है, 1867 में प्रस्तुत किया। तो 2 चीजें आपको ध्यान हो गई कि धन की निकासी का सिद्धांत सबसे पहले 1867 में आया, और किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन कहां पर सवाल गलत कर दोगे अगर सवाल आ जाएगा, ठीक है ना। पल्लवी, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये बात तुम जो है ध्यान रखना। कोमल क्या कह रही है? स्लाइड 1 स्लाइड 2 फिर से समझा दीजिए, अभी लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है, एकदम लास्ट में, अभी नहीं। कोमल मुझे ध्यान रहेगा। और पल्लवी इस पर बात करेंगे, कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ाना है बेटा, थोड़ा 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 थोड़ा। तो तुम स्पेसिफिकली बताना कि कहां समस्या आ रही है, उस पर बात करेंगे। मेरे एक भी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, मेरी तो नाक कट जाएगी ना सोसाइटी में। ऐसा होता नहीं अक्सर कि जो है मेरे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लूज करें। दुनिया में कोई ऐसा कंफ्यूजन है ही नहीं जिसको दूर ना किया जा सके, ठीक है। तो पल्लवी इस पर हम लोग बात करेंगे, और कोमल ये मैं लास्ट में बताऊंगा। देखो ये आ गया सिंपल क्वेश्चन, सारे बच्चे यूपीएससी देने वाले सही करके आएंगे कि धन की निकासी सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया, 1867 में दिया। यूपीएससी ने कहा कि नहीं भाई, धन की निकासी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर जो सवाल हम बता रहे हैं, यूपीएससी एक कठिन सवाल अगर बना देगी तो क्या बनाएगी कि ये सिद्धांत उन्होंने किस जो है अपनी पुस्तिका में जो है प्रस्तुत किया। सब लोग क्या करके आएंगे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि यही किताब तुम लोग हर जगह देखते हो कि जहां पर दादा भाई नौरोजी का नाम होता है, इस किताब का भी नाम होता है। लेकिन ये गलत है, ध्यान क्या रखना है, हमें कठिन सवाल कहां पकड़ने हैं। उन्होंने एक एसोसिएशन बनी थी, अभी हम बात करेंगे, उन्होंने बनाई थी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इनकी कोशिश ये थी कि अंग्रेजों को हम ये समझा सकें, क्योंकि ये मानते थे कि अंग्रेज बुरे नहीं है, इसीलिए क्या कह रहे हैं इस किताब में? अन ब्रिटिश। भारत में गरीबी है, पॉवर्टी है, और जैसा ब्रिटिशर्स का राज होता है वैसा भारत में नहीं है, अन ब्रिटिश है, यानी ब्रिटिश विरोधी है। अगर ब्रिटिश होता तो सबका भला हो जाता। ये सब लोग ये मानते थे कि अंग्रेज जान नहीं पा रहे हैं कि गड़बड़ कहां हो रही है, वरना अंग्रेज हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। आरंभिक राष्ट्रवादियों में ये समझ थी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नहीं, उस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक मीटिंग होती है लंदन में, और वहां दादा भाई नौरोजी एक लेख पढ़ते हैं, एक पर्चा पढ़ते हैं, जिसका नाम है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, $1 मिलियन क्वेश्चन है, ठीक है ना, $1 मिलियन क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। मैं समझ गया, डेली टारगेट तुम अचीव नहीं कर पा रही हो, इस वजह से तुमको समस्या हो रही है, ठीक है ना। नहीं करो, बहुत सामान्य सवाल है, एकदम आराम से डील करें। तो ये क्या हुआ, हमने धन की निकासी पर एक महत्वपूर्ण चीज देख ली। अब ये जो किताब है, जो बड़ी महत्वपूर्ण किताब दादा भाई नौरोजी की है, पॉवर्टी एंड एन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये कब आई? 1901 में। सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। इतना महत्वपूर्ण है, यूपीएससी इसको इतना महत्व देती है कि यहां से प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो अगली चीज जो आपको यहां देख लेनी है कि वो मुख्य कारण कौन से हैं जिनसे धन की निकासी होती थी। धन की निकासी का मतलब क्या है? ये है भारत और ये है ब्रिटेन। हमारा धन यहां से निकलकर पहुंच जाता है कहां? ब्रिटेन। और इसी को हमारे जो आरंभिक राष्ट्रवादी हैं वो कह रहे हैं धन की हमारे यहां से निकासी होती जा रही है, हमारा धन ब्रिटेन में चला जा रहा है। और ये जो धन ब्रिटेन में चला जा रहा है उसमें उसके कारण या तरीके कौन से हैं, इस पर सवाल आया है, ध्यान रखना है कि इस पर सवाल आया है, ठीक है। धन की निकासी, पहली चीज क्या है? ब्रिटिश अफसरों के वेतन और पेंशन। ब्रिटेन अपने अफसर भेजता है, उनको जो पेंशन देनी होती है, जो उनको वेतन देना होता है, भारत से लिया जाता है और इंग्लैंड में खर्च होता है, क्योंकि ये लोग तो इंग्लैंड में ही है, तो हमारा धन इंग्लैंड पहुंच गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि कंपनी थी, कंपनी के लाभांश है, और बाद में जब कंपनी को भंग कर दिया गया तो उसके लाभांश ब्रिटेन की सरकार ने भारत सरकार के ऊपर डाल दिए।
यानी जिन जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर खरीदे हैं उनको प्रॉफिट शेयर कौन देगा? भारत देगा। भारत से कमाओ, मुनाफा ब्रिटेन चला गया। भारतीय सेना में विदेशी अफसरों की भर्ती सेना भारत में रखी है, इंग्लैंड से विदेशी आ रहे हैं, भारत से वेतन दिया जा रहा है और सेना लड़ रही है इंग्लैंड के लिए। हम खर्चा काहे दें? ठीक है ना। हिंदी ऑनर्स किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्सिडरी है, एमए किससे करूं? अभी बताता हूं इसको, तो आज ही अभी बता देता हूं। फिर विदेशी सामान का आयात, ब्रिटिश माल भारत में बेचा जाता है, भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो जाते हैं और भारत के लोगों को जो ये सामान बेचा जाता है इसका मुनाफा कहां जाता है? ब्रिटेन में। हमारा कोई फायदा नहीं। ठीक है। जो कर भारत से वसूले जाते हैं, जो टैक्सेस भारत से वसूले जाते हैं, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम हैं इसलिए ब्रिटेन के हिसाब से वो खर्च होते हैं, तो भारत का इसमें भी कोई फायदा नहीं। भारत की सरकार ब्रिटेन से कर्जा लेती है, ठीक है, ऋणों पर ब्याज भुगतान। ये मदे देख लेना, धन की निकासी पर सीधा सवाल यहां से आ सकता है। ठीक है ना। यहां पर ऋणों पर ब्याज का भुगतान, भारत सरकार ने ब्रिटेन से कर्जा लिया, उस पर ब्याज है और बहुत ब्याज में कर्जा दे रहा है। ये बिल्कुल वो हम लोग कह रहे थे ना, लाला मेरी मां के कंगन वापस कर दे रहे बिरजू। ये भैया हम भारत वाले बिरजू हैं और लाला जो है यानी ब्रिटेन, वो बहुत टैक्स ले रहा है, इतना टैक्स ले रहा है, इतना हमसे इंटरेस्ट ले रहा है कि हमारी जान निकल जा रही है। ठीक है। तो ऋणों पर ब्याज भुगतान है। पूरा जो भारत पर प्रशासन करने का खर्चा है उस किसको उठाना है? भारतीयों को उठाना है, और वो भारतीयों के भले के लिए नहीं है, भारतीयों के विरोध में है। तो ये धन की निकासी की एक बात हो गई। इस पर अभी हम अगली स्लाइड पर आएंगे जो और महत्वपूर्ण है। रोमेश चंद्र दत्त, जस्टिस रानाडे, ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखना है। आरसी दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी आरसी दत्त ने। ठीक है, इसको लिख लो यहाँ पे। रोमेश चंद्र दत्त ने एक किताब लिखी जो बहुत फेमस है। ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास। कभी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको यहाँ पे ऐड कर लो। रोमेश चंद्र दत्त, भारत का आर्थिक इतिहास। तो उन्होंने पहली बार भारत का आर्थिक इतिहास लिखा और अंग्रेजों की खूब आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज से पहले इतनी गंदी सरकार हिंदुस्तान में कभी बनी ही नहीं थी। ठीक है ना। बेटा इस पर जो है ज्ञानेश, जीएस की क्लास में नहीं जाना है, उतना डीप हमें जीएस की क्लास में बिल्कुल नहीं जाना, वो ऑप्शनल का मैटर है। ठीक है, इसमें केवल इतना ही रखना। फिर है जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद्र रे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये सब लोग जो हैं, इन लोगों ने धन की निकासी या भारत की का जो आर्थिक शोषण है उसकी आलोचना की, यानी दादा भाई नौरोजी की परंपरा को आगे बढ़ाया। इसको इसलिए ध्यान रखना है कि प्रश्न ऐसे फ्रेम हो सकता है कि निम्न में से कौन कौन से विचारक अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की आलोचना से संबंधित है। दादा भाई नौरोजी का नाम आ जाएगा, तुम कहोगे हाँ। फिर रमेश चंद्र दत्त, जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद्र रे और जी सुब्रमण्यम अय्यर। इससे ज्यादा नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है लेकिन यूपीएससी के लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, एक चीज जो आपको यहां पर देखनी है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इसको क्या कह रहे हैं? ये राष्ट्रीय अपराध है, यानी भारत का जो शोषण किया जा रहा है ये एक राष्ट्रीय अपराध है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राष्ट्रीय अपराध की संज्ञा कौन दे रहा है? बाल गंगाधर तिलक। प्रिलिम्स के लिहाज से एक चीज आप इसी में समझ लीजिए, धन की निकासी में दादा भाई नौरोजी कहते हैं, एक शब्द का यूज करते हैं जिसको कहते हैं होम चार्जेस। ठीक है, होम चार्जेस, होम चार्जेस या गृह कर। दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि धन की निकासी का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख माध्यम क्या है। जिस तरीके से यूपीएससी का पैटर्न बन गया है, हो सकता सीधा सवाल यह पूछा जाए कि दादा भाई नौरोजी के हिसाब से या उनके अनुसार धन की निकासी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था। ठीक, और उसमें होम चार्जेस या गृह कर लिखा हो, आप कहिए होम चार्जेस, क्योंकि सबसे प्रमुख पर इंफेसिस है, सबसे बड़ा यही कारण है। अब देखो, अभी बात की हमने ना, फिर वही कह रहे हैं ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, वेतन, भत्ते। दूसरा सवाल क्या हो सकता है कि इनमें से कौन ग्रह कर या होम चार्जेज में शामिल नहीं था। ठीक है, तो उस लिहाज से मैंने आपको फिर से दिखाया, ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, वेतन, भत्ते शामिल हैं, क्योंकि हमने अभी पिछली स्लाइड में भी देखा। भारत से जुड़े प्रशासनिक खर्च शामिल हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश शामिल है, राजाओं की इसके साथ जो संधियां कर रहे हैं उसमें भी भुगतान जो है वो यहां पर लिखा हुआ है कि ये भी शामिल है। एक्सपोर्ट सरप्लस, यानी कि जो व्यापार का संतुलन है उसमें निर्यात अधिशेष, उसका भी पैसा हमारा घाटा है। ब्रिटिश कंपनियों को जो मुनाफा दिया जा रहा है जैसे रेलवे में, वो भी हमारा घाटा है और वो गृहकर में शामिल है। ठीक है, उनके जो लाभ हैं, जो निवेश ब्रिटिश कंपनियों ने जो यहाँ पर लाभ कमाया वो लंदन भेज दिया होम चार्जेस में। अंग्रेजी नौकरशाही, सेना का खर्च होम चार्जेस में, तनख्वाहें, पेंशन, रिटर्न टिकट तक सब कुछ भारत से चुका रहे हैं। रेलवे, सार्वजनिक निर्माण में विदेशी पूंजी आ रही है, होम चार्जेस। भारी लाभांश 5% की गारंटी दे रही है सरकार रेलवे के विकास के लिए भारत पर। अब यहां पर कौन सी एक चीज नहीं है, क्योंकि इस पर प्रश्न बने हैं अतीत में। भारतीय सेना की लागत जो ब्रिटेन के हित में युद्धों में प्रयोग हुई, जैसे अफगान युद्ध हुआ, ठीक है, वो होम चार्जेस में शामिल नहीं है, लेकिन धन की निकासी का अलग स्रोत है। क्या है फर्क? कठिन सवाल कैसे तैयार हो रहा है कि यहां पर भारतीय सेना जो विदेश में जाके लड़ रही है उसको दादा भाई नौरोजी होम चार्जेस में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। अब आ जाओ जरा फिर से एक स्लाइड पर। अब क्या हुआ, 1857 के पहले ही हम क्या देख रहे हैं? सभा, समिति, ठीक है, संगठन, इनके निर्माण होना शुरू हो गए हैं। सभा बन रही है, समितियां बन रही हैं,
संगठन बन रहे हैं। और ये प्रक्रिया 1857 के पहले ही शुरू हो गई। याद है ना? ब्रह्म समाज बनेगा, ठीक है ना? ब्रह्म समाज के अलावा फिर प्रार्थना समाज, ये समाज, वो समाज। समाज सुधार के समय कितने सारे संगठन, सभा, समितियां वगैरह बन रही हैं। ये क्या है? ठीक है, इनका निर्माण शुरू हो जाता है 19वीं सदी की शुरुआत से। ऐसे तमाम संगठन वगैरह बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और हमारी जो बात है, जहां अब हम पहुंचने वाले हैं, जिसका आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है, वो क्या है? ये कहानी कहां जाएगी अंत में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक। ये कहानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक जानी है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हो रही है? 1885, ठीक है, 1885। लेकिन ये जो है सभा, समिति, संगठन का निर्माण जो हो रहा है, उसमें पहले क्या हो रहा है? ऐसी समितियां बन रही है, पहले सामाजिक व धार्मिक सुधार हेतु। हेतु का मतलब जानते ही हो तुम लोग, के लिए। ऐसी समितियों का निर्माण सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए हो रहा है। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे राजनीतिक संगठनों का निर्माण भी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। राजनीतिक संगठनों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और कांग्रेस 1885 में बनी, लेकिन इसके पहले कांग्रेस के गठन से पूर्व जो है संगठनों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बात समझ गए तुम लोग? सभा, समिति, संगठन हम लोगों ने देखा 19वीं सदी की शुरुआत से बन रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए। लेकिन उसके आगे चलकर ये जो है राजनीतिक संगठनों का निर्माण यहां पर होना शुरू हो जाता है। और ये जो राजनीतिक संगठनों का निर्माण है, ये कांग्रेस के गठन से पूर्व हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस का गठन कहां है? 1885। अब देखो, ये संगठन जो है, ये क्षेत्रीय संगठन बन रहे हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषताएं है बेटा कि ये क्षेत्रीय संगठन है, ठीक। क्षेत्रीय संगठन, कोई बंगाल में बना, कोई महाराष्ट्र में बना, तो इसलिए ये क्षेत्रीय संगठन बन रहे हैं। छोटी छोटी जगहों पर ये सक्रिय है, ठीक है। जब क्षेत्रीय है, इसका मतलब है अखिल भारतीय नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि अखिल भारतीय नहीं होने के साथ साथ विभिन्न विभिन्न वर्गीय हितों के लिए काम कर रहे हैं, हितों पर आधारित, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, अभी सब समझ में आ जाएगा, जब आगे बढ़ेंगे तब समझ में आने वाला है। वर्गीय हितों पर आधारित और कभी कभी कुछ मुद्दों पर आधारित, ठीक है, कुछ मुद्दों पर आधारित है। ये जो संगठन हमारे बन रहे हैं, वो क्या संगठन है कि ये क्षेत्रीय है, अलग अलग इलाकों में बन रहे हैं, अखिल भारतीय नहीं है, यानी पूरे देश में काम नहीं कर रहे हैं, वर्गीय हितों पर काम कर रहे हैं। जैसे कोई जमींदारों के हितों की बात कर रहा होगा, ठीक है, और कुछ लोग मुद्दों पर आधारित संगठनों का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें अभी क्या देखना है? कांग्रेस के गठन के पूर्व जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, यानी संगठन है, ठीक है, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं, जिसका एक अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए। एक सेकंड बेटा, इसको, ठीक है, होना चाहिए। अब देखो, ये क्षेत्रीय अखिल भारतीय नहीं है, विभिन्न वर्गीय हित है और कुछ मुद्दों पर आधारित है। और साथ ही साथ क्या है कि इनका काम करने का जो तौर तरीका है वो भी कुछ भिन्न है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ जाएंगे एक स्लाइड के ऊपर। यहां पर फिर से फैक्ट्स हैं। हमने क्या कहा कि बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय संगठन उभर रहे हैं, ठीक है। धीरे 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 उनका उभार शुरू हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्या है? कुछ पैसे वाले लोग हैं, कुछ बहुत अभिजात्य एलीट पढ़े लिखे लोग हैं, याचिकाएं दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। तो इसमें हमारे हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है द्वारकानाथ टैगोर की। तुम लोग भी कहोगे भैया कितने टैगोर हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को हम जानते थे, समाज सुधार आंदोलन में देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा, और अब जाकर के क्या हो रहा है, ये तीसरे टैगोर प्रकट हो गए, द्वारकानाथ टैगोर। तो यहां मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए लिख दिया है कि ये जो द्वारकानाथ टैगोर हैं, ये है रविंद्रनाथ टैगोर के बाबा, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे समाज सुधार आंदोलन के समय, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर के पापा, ठीक है। तो ये एक ही परिवार है, तीन टैगोर, ठीक है, तीन टैगोर। द्वारकानाथ के बेटा देवेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ के बेटे रविंद्रनाथ। मतलब ऐसा कहा जाता है बच्चों कि तीसरी पीढ़ी बर्बाद कर देती है, ऐसी ऐसी कहावत है, लोग अपने अनुभव से बहुत सारी कहावतें बनाते हैं। तो एक जो है, ठीक है ना, एक जो है चीज क्या है कि तीसरी पीढ़ी बर्बाद करती है, यानी कि एक पीढ़ी ने बनाया, बहुत अच्छे पैसे वैसे कमाए, कोठी वोठी बनवा दी, दूसरी पीढ़ी के पास आ गया पैसा, उसने उतनी मेहनत करना मुनासिब नहीं समझा, उसने अरे पापा बना के गए हैं यार, मौज करो। तो अमीर बाप की बिगड़ाई औलाद बनके उन्होंने अपना जीवन जिया। अब उनकी जो अगली पीढ़ी है ना, उसने क्या किया कि कमाई इतनी हो गई थी, ठीक है, इतनी हो गई थी, तो फिर क्या हुआ, हसन एलॉय, ठीक है ना, सत्येंद्रनाथ टैगोर भी है, हाँ, वो भी है, वो भी छूट गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीन टैगोर अभी तक आए, ठीक है। तो बिल्कुल ज्ञानेश टैगोर एंड कंपनी उसके संस्थापक है।
यहां तीसरी पीढ़ी सबसे ज्यादा कमाल कर गई, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे ज्यादा फेमस हो गए। आपको देखना क्या है, सवाल कहां से बनेगा, जमींदारी एसोसिएशन जिसको कहते थे लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है, कौन बना रहा है, 1837 में बना रहे हैं द्वारकानाथ टैगोर, यानी जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए ये बनाया इन्होंने। फिर एक और संगठन बना दिया 1843 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर प्रीलिम्स के लिए, एमसीक्यू के लिए द्वारकानाथ टैगोर है, कभी भी सवाल टप से टपका देगी यूपीएससी, तैयार रहो। हाँ बताओ बेटा, हसन तुमने कुछ लिखा? हाँ अच्छा, एक काम करते हैं, मैं वैसे तो अक्सर ये सवाल तुम लोगों के लिए ही लेता हूं, लेकिन सैटरडे को मैं शुरुआत का कुछ समय या आखिरी का कुछ समय केवल तुम्हारे सवालों के लिए रख लेता हूं, ठीक है, डाउट सेशन कर लेते हैं, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि बच्चे हैं परेशान, बार बार पूछ रहे हैं, नहीं बात हो पा रही, तो जो सवाल हम लोग रेगुलर क्लास में नहीं ले पाएंगे, मान लो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है कुछ सवालों के जवाब देने में, तो ठीक है ना, बहुत बढ़िया करते हो बेटा। मेंटर का जो है ना कॉन्सेप्ट ही इसीलिए है कि टीचर तो आपको पढ़ाएगा, कहीं को डाउट आ रहा है तो हम लोग बीच में डाउट्स वगैरह क्लियर करते ही रहते हैं कि चाहिए नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रहा तो मेंटर आपके इसीलिए बहुत एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स हैं, उन्होंने ये तैयारी की हुई है, तो आप मेंटर्स के पास वो सवाल पूछ सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि सर, क्योंकि मेंटर्स ये क्लास देख रहे होते हैं, ठीक है, वो मेंटर्स ये क्लास देख रहे होते हैं, उन्होंने आपके साथ पढ़ाई की होती है, तो आप कहिए कि सर आज की क्लास में ऐसा ऐसा था, वो वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कमेंट किया लेकिन सर पढ़ा रहे थे तो शायद देख नहीं पाए, वो छूट गया, समझा दीजिए, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इन्होंने फिर बनाई, फिर क्या किया, बंगाल हट गया इसमें से, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई थी, बंगाल हटा दिया, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाई। इसके अध्यक्ष कौन बने, राधाकांत देव। इतनी कहानी सुन रहे हो, राधाकांत देव का नाम याद आया, रिवीजन कैसे होता है, राधाकांत देव यानी विधवा पुनर्विवाह में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के खिलाफ जो उनकी मांग थी ना, उसके खिलाफ हस्ताक्षर करके जो है उसका विरोध करने वाले वही तो थे राधाकांत देव, जमींदारों के भी पक्षधर हैं और विधवा पुनर्विवाह के विरोधी हैं। राधाकांत देव इसके अध्यक्ष बने और द्वारकानाथ टैगोर बने महासचिव। ये क्या हुआ, ये तीन संस्थाएं द्वारकानाथ टैगोर बना रहे हैं। पूछ सकते हैं सवाल कि द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, निम्न में से किन किन जो है संगठनों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, तो आपको ये तीनों ध्यान कर लेने हैं, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, दूसरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला महत्वपूर्ण चीज, 1853 में एक चार्टर एक्ट आया, आपने देखा है, उस चार्टर एक्ट के पहले याचिका किसने प्रस्तुत की थी, उसमें संगठन आ जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने याचिका दायर की कि हम चाहते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में ये होना चाहिए, यानी याचिकाओं का दौर शुरू हो गया। याचिका क्या होती है, लिखना पढ़े तुम्हें एक कागज दिया जाता है, ठीक है ना, तो याचिका देने गए और वो याचिका वहां पर उन्होंने प्रस्तुत की। अब क्या हुआ, अभी जो पिछली स्लाइड में आपने देखा था दादा भाई नौरोजी के बारे में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में, क्या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की लंदन बैठक में वो पर्चा प्रस्तुत किया था ना, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने जो है अपना ड्रेन ऑफ वेल्थ या जो हमारा ये था क्या नाम, धन की निकासी का सिद्धांत, वो धन की निकासी का सिद्धांत यहां पर प्रस्तुत किया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का ये जो संगठन था इसी का जिक्र यहां पर हो रहा है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो है लंदन में इसका गठन उन्होंने किया 1866 में, ठीक है ना, और मैंने यहां नीचे ये चीज आपकी जानकारी के लिए लिख दी थी, वो आप ध्यान रखिएगा। अब इसी में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो अभी हम लोगों ने पीछे देखी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, इसको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी कहते थे, इसकी प्रतिक्रिया में एक संगठन बना और उस संगठन का नाम था इंडियन एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां, कांग्रेस की, ये लिखते रहना तुम लोग साथ साथ, स्थापना के पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। बंगाली समाचार पत्र किसने निकाला, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने निकाला। और अखिल भारतीय, अभी हम क्या कह रहे थे, पीछे हम लोगों ने क्या बात की कि वो संगठन अखिल भारतीय नहीं थे, कांग्रेस के पहले बने संगठनों में केवल एक संगठन जो अखिल भारतीय होने का प्रयास कर रहा था, वो कौन था, इंडियन एसोसिएशन। इसलिए इंडियन एसोसिएशन और सुरेंद्रनाथ बनर्जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही एक संगठन बना पूना का, पूना सार्वजनिक सभा 1870, किसने बनाया, जस्टिस रानाडे, यानी क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन यानी फिर से मद्रास में काम करने के लिए मद्रास महाजन सभा, किसने बनाया, एम वीर राघवाचारी जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू द्वारा। फिर बंबई में काम करने के लिए एक एसोसिएशन बन रहा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। खास बात यह है बच्चे कि इनके तुम नाम, इनके संस्थापक, इन्हीं को खाली देख लो, रानाडे के बारे में तो हम लोगों ने बात की ही थी, लेकिन इनके बारे में केवल इतना तुमको देख लेना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आगे आते चले जाएंगे। अब तुम देखोगे क्या कि यही जो संगठन है ये आगे चलकर हमारे इकट्ठा हो जाएंगे, इसमें जो लोग थे, जो इसके नेता हैं, वो सब आकर के इकट्ठा हो जाएंगे और वो इकट्ठा होकर के क्या कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।
पूरे मॉडर्न इंडिया का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई घटनाक्रम है तो वो कांग्रेस की स्थापना है। क्योंकि एक बार जब कांग्रेस बनेगी तो पूरी की पूरी आजादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। हम आगे यही देखने वाले हैं। पहला फैक्ट सब जानते हो तुम लोग, 1885 में। तो नहीं जानते हो वो मैं बता रहा हूं। सवाल आ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई। जैसे सवाल इस बार पूछे ना, तो ऐसे सरल सवाल भी यूपीएससी पूछ है कि कहां स्थापना हुई, तो बंबई में हुई। और ज्यादा पूछ दे कि बंबई में कहां हुई, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। सदस्य कितने थे? 72। ठीक है। और यहां पर एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, एओ ह्यूम। ये जो है एओ ह्यूम अंग्रेज थे और 1857 के बाद लगातार ये महसूस कर रहे थे अंग्रेज, साला हमको पता ही नहीं चला इतना गुस्सा। कभी कभी होता ना लाइफ में कि अचानक से कोई आदमी चुप है चुप है चुप है चुप है, एक दिन अचानक से भड़क गया। जैसे आप आमतौर पर सास और बहू के बीच में, बहुएं बेचारी चुप हैं चुप हैं चुप हैं चुप हैं, घुट रही हैं, सालों साल हो गए। एक दिन ना, जिसको कहते हैं ना कि सब्र का बांध टूट गया। एकदम से सास ने कुछ कहा, ए बहू, तुमने जो है आज जो है तुम सुबह उठी तो तुम नहाई नहीं और नहाए बिना तुमने खाना बना दिया। बहू उसके बाद एकदम फ्रीक आउट करके, ए बहू ऐसे कैसी हम मम्मी क्या क्या करेंगे जिंदगी में, और हमको परेशान करके आपने रख लिया। तो बोले, अरे हमको तो पता ही नहीं चला। ठीक है ना, हमको तो पता ही नहीं चला। बेटा निसार, तुम लोग जो है हिंदी मीडियम की जो पीडब्ल्यू वेबसाइट है उस पर चले जाओ। वहां पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैंने और अनिल सर ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसको देख लेना, वहां पर तुमको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो ये जो हुआ ना 1857 में, अंग्रेजों को लगा पता ही नहीं चला, अब इतना गुस्सा थे लोग। और उसके बाद जब गुस्सा हुआ तो मार धर के काट दिया ना, औरत देखी ना, बच्चा देखा ना, बूढ़ा देखा, सबको ही मारा है। तो उनको अब लग रहा था कि गुस्से का पता चलने वाली संस्था होनी चाहिए। तो एओ ह्यूम इसमें आ गए कि भाई सब लोग आके बैठो, बताते रहो कि नीचे क्या चल रहा है जमीन पे, फिर से ना भड़क जाना। तो ह्यूम की इसमें एक भूमिका रही। इसमें कहा क्या कि देश भर के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको इकट्ठा किया जाए, राष्ट्र में एकता की स्थापना की जाए, पूरे देशवासियों की तरफ से यानी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरफ से एक मांग पत्र बने और जनमत तैयार किया जाए। यानी जन और मत, लोगों का यहां पर मत जो है लिया जाना चाहिए। इसको मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण घटना है। यूपीएससी कभी भी 4 नाम दे सकती है कि इनमें से कौन कौन शामिल था। और यहां पर एक बहुत बड़ी गुत्थी छुपी है। यूपीएससी अगर कभी ग्रह कर किया है, मतलब बेटा अजाज मेहंदी बता दीजिए कि ग्रह कर क्या है। अच्छा, ग्रह कर, ग्रह नहीं बेटा, गृह कर है। ठीक है, गृह कर है। अभी आते हैं वापस, आखिरी स्लाइड ये, इसमें एक ही सवाल तुमको बस दिमाग में तुम्हारे डालना है। इस मीटिंग में यानी 1885 को जब गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 लोग इकट्ठे हुए, उनमें कुछ महत्वपूर्ण लोग यही हैं। तुम देख रहे हो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अभी तक नाम नहीं सुना था आपने, लेकिन इसमें है क्योंकि ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनेंगे। दादा भाई नौरोजी का नाम आ गया, तेलंग का नाम आ गया, फिरोज शाह मेहता का नाम आ गया, जी सुब्रमण्यम का आ गया, एस सुब्रमण्यम का नहीं आया, पी आनंद चार्लू का आ गया, दिनेशा वाचा नहीं सुना, जी अगरकर नहीं सुना, एम बी रघवाचारी नहीं सुना, एन जी चंद्रावरकर, रहमतुल्लाह सयानी नहीं सुना। एक बार पढ़ लेना, रटना नहीं है। गुत्थी कहां पर है वो मैं बता देता हूं क्योंकि यूपीएससी वहीं पे खेलेगी। क्या कौन शामिल नहीं था? ठीक है, यही आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो ध्यान रखना है। इनको केवल एक बार पढ़ लो, रटना नहीं। मतलब मेरे अंदर से उद्गार आया कि तुमको मेरी कसम, मैंने कहा नहीं, कसम तोड़ देंगे सबके सब और टीचर जो है शहीद हो जाएगा। तो रटना नहीं है, इतना बात का ध्यान रखना। कौन महत्वपूर्ण नेता शामिल नहीं है? कौन महत्वपूर्ण नेता शामिल नहीं है? आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये कांग्रेस की स्थापना से संबद्ध नहीं है। मेरी बात मान लो, यूपीएससी जब भी खेलेगी यहीं पे खेलेगी, जाके उनका नाम डाल देगी और तुम कहोगे अच्छा सुरेंद्र बनर्जी तो हमने देखा कि बड़े महत्वपूर्ण नेता थे भाई। सब जब हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन, और वही अभी कांग्रेस के उन लोगों में शामिल नहीं है, महत्वपूर्ण लोगों में जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। दैट इज ऑल। ठीक है, इतना करेंगे, आगे बढ़ेंगे कल। अब जरा मैं बता रहा हूं तुमको, एक जो क्वेरी आई कि सर ये गृह कर क्या है। गृह कर क्या है? ब्रिटेन में सरकार है और भारत में सरकार है। भारत की जो सरकार है वो ब्रिटेन के अधीन है। तो भारत का जो मामला जब ब्रिटेन में डिस्कस होता था और भारत सरकार डिस्कस करती थी तो वो कहती थी वहां घर का मामला है, गृह का मामला है। ठीक है ना, तो इसीलिए गृह सचिव बनते हैं, यानी भारत से संबद्ध। और इसीलिए जितने भी ऐसे खर्चे हैं जो ब्रिटेन का शासन बनाए रखने के लिए भारत में किए जाते हैं वो होम चार्जेस कहे जाते हैं या गृह कर कहे जाते हैं, जिस पर हमने आपको बताया और दो बार जिसको बताया। कोमल ने कहा कि सर स्लाइड नंबर 1 और स्लाइड नंबर 2 समझा दीजिए। 1 पे तो बच्चे मेरी फोटो है, 2 जो है उसको समझा दूं। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हमने 1857 देख लिया है। 1857 में क्या था? या तो लोग निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे या तो वर्गीय हित के लिए। कोई राजा बनना चाहता है, बने रहना चाहता है, कोई क्या चाहता है पेंशन मिल जाए, कोई चाहता है राज्य मिल जाए, कोई जमींदारी बचाना चाहता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या थी? 1857 में राजतंत्र की बात है, यानी हम बादशाह बनेंगे। ठीक है, वो मैं बता रहा हूं, हम बादशाह बनेंगे और या हम राजा बनेंगे, पेशवा बनेंगे। दूसरे हिंसा और युद्ध पर आधारित है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरी धारा निकल रही है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, हमने पढ़ लिया है। ये क्या है? यहाँ शिक्षित भारतीय हैं, पढ़े लिखे भारतीय, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर ली है, राष्ट्रीय संपर्क बन रहा है। पूरे देश में के जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं। पश्चिमी विचारों का प्रभाव, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से आ रहे हैं, लोकतंत्र अमेरिका से आ रहा है। पश्चिम से विचार पता चल रहे हैं, अरे यार पश्चिम में तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नया है, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। लोकतंत्र की बात हो रही है, प्रार्थना पत्र, याचिका, अंग्रेजों से सहयोग प्राप्त करो, बेंटिक ने सहयोग प्राप्त किया ना। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से। तो यहीं से क्या होता है? 4 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं।
भारत में एक मध्य वर्ग पैदा होता है, पढ़ा लिखा, और वही मध्य वर्ग नए नेतृत्व का निर्माण करता है। और वो नेतृत्व जो है वो क्या है, पहले जो है पढ़ा लिखा वर्ग नहीं, अभी क्या है, पढ़ा लिखा बौद्धिक नेतृत्व आ गया और समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका आ गई। और यहां से क्या निकला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विचार, यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से ही एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व निकल आया। स्लाइड नंबर 2। इतना काम तो हमने किया, लेकिन बाकी का काम अंग्रेजों ने किया। भारत को राजनीतिक रूप से एक कर दिया, सबके सब अंग्रेजों के गुलाम है ना, एक ही सत्ता में बांध दिया। आर्थिक एकीकरण, एक जैसी भू राजस्व प्रणाली, एक जैसी व्यापारिक और वाणिज्यिक नीतियां देश भर में लागू। प्रशासनिक एकीकरण, एक ही जैसी पूरी की पूरी जो है। पापा अभी जो है ना हम लोग बात करेंगे, बहुत शॉर्ट बात करेंगे सेफ्टी वॉल पर। देश में न्यायिक एकीकरण, एक जैसी न्यायपालिका बना दी। तो जब पूरा दे दिया तो शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य विचार चले आए। हम जो नहीं जानते थे वो हम जान गए, और जब जान गए तो हमने कहा अच्छा अब आ गया आइडिया में शामिल है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उभार हो रहा है। ठीक है, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ लोगे तो ये कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, हमने समझा दिया थोड़ा सा कि वहां नए नए राष्ट्र बन रहे हैं। तो ये आर्थिक शोषण का जो पूरा तंत्र अंग्रेजों ने बनाया था, उससे क्या हुआ, भौगोलिक रूप से भारत एक हो गया, और इस वजह से हम सारे लोग एक राष्ट्र के निर्माण की ओर बढ़ गए। तो हम कांग्रेस की स्थापना आज हम लोग कर चुके हैं, कल हम लोग उसके नरमपंथी और गर्मपंथी चरणों की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल। अच्छा पल्लवी, कल एकदम शुरुआत में तुम मुझको ये सवाल कर देना, क्योंकि आज मैंने हिंदी लिटरेचर सिलेबस छोटा है, सेकंड पेपर एड। किसी जमाने में कुछ समय के लिए 10 बजे की क्लास जो है, थोड़ा समय सब्जेक्ट है ऑप्शनल के लिए, आप